गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरी कॉमर्स रेगुलर में क्लास में स्वागत है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि समय से आपको सारी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने 2 दिन क्लास डाल नहीं पाई। ठीक है, लेकिन अब रेगुलर कॉमर्स रेगुलर के अंदर रेगुलर ही क्लास डलेंगे आपकी। ठीक है, अब आप कॉमर्स का एंजॉय कीजिए कि हमने इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। रिवेन्यू इनकम हमारी होती क्या है। रिवेन्यू इनकम हमारी डायरेक्ट आय, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट आय, मतलब इनडायरेक्ट इनकम और एक डायरेक्ट इनकम। ठीक है, जो व्यापार तक माल लाने में जो होते हैं खर्चे वो प्रत्यक्ष आय होती है, और जो जाने के बाद होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष आय होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कैपिटल इनकम। ठीक है, कैपिटल इनकम में क्या होता है, रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम दायित्व इसमें पुनर्भुगतान करना होता है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, इन दोनों को जोड़कर क्या बनती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बनती है हमारी। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक की। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। हम इसे पढ़ रहे थे कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती क्या है। अल्पकालीन दायित्व होते क्या हैं, चालू दायित्व। देखो, चालू दायित्व क्या होते हैं, जैसे कि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, जैसे कि क्रेडिटर हो गए। देखो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक अधिविकर्ष, बिल्स पेबल हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए। ठीक है, क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल तो हमारे दायित्व होते हैं, और बिल्स पेबल क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या होती है, एसेस्ट साइड आते हैं, वो हमारी एसेस्ट में आते हैं। ठीक है, क्रेडिटर हो गए हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई, अनअर्न्ड इनकम हो गई। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया। ठीक है, टीडीएस हो गया, क्रेडिट शेयर्स मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया उसका। ये सब क्या है हमारी, ये हमारे साथ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी मतलब चालू दायित्व ये सब हमारे। ठीक है, देखिए अब लेखांकन प्रक्रिया। अब जो लेखांकन होते हैं, जो हमारी अकाउंटेंसी है उसकी प्रोसेस क्या है, अकाउंटेंसी की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आते हैं हमारा बुक कीपिंग और लेखांकन। तो बुक कीपिंग किन के अंदर होती है हमारी, बुक कीपिंग क्या, बुक कीपिंग के कौन कौन से हैं, तो अभिलेखन और एक वर्गीकरण हमारे बुक कीपिंग के अंदर आते हैं, और सारांश और विश्लेषण हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये लेखांकन के अंतर्गत आते हैं, मतलब अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभिलेखन में क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आएगा पहचान। पहचान यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना। पहचान आएगा सबसे पहले यहाँ पर, पहचान, अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांश, विश्लेषण। ठीक है, अब देखो रिकॉर्डिंग, अभिलेखन, हम पहले पहचाने तो करेंगे लेन देन की कि हमारा लेन देन कैसा है ना, दर्ज करने लायक भी है या ना। सबसे पहले हम अभिलेखन करेंगे। अभिलेखन रिकॉर्डिंग में क्या आता है हमारे, जर्नल और सब्सिडरी बुक। जर्नल कौन रखते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं वो सहायक भैया रखते हैं। ठीक है, अभिलेखन रिकॉर्डिंग कौन करते हैं, रिकॉर्डिंग में क्या क्या दो चीज़ें आती हैं, जर्नल और सब्सिडरी बुक। जर्नल कौन रखते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, सब्सिडरी बुक कौन रखते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं। ठीक है, अब देखो लेज़र में, लेज़र के भी 2 भाग हैं। ठीक है, लेज़र के 2 भाग। लेज़र में क्या होती है, पोस्टिंग होती है, जो हमने यहाँ पे जर्नल या सब्सिडरी बुक में जो एंट्रियाँ की थी उसकी लेज़र की, मतलब लेज़र में जाकर उसकी पोस्टिंग करो। पोस्टिंग करने के बाद उसकी तुम बैलेंसिंग निकालो। ठीक है, शेष निकालो। हर एक चीज़ का कॉलम अलग अलग बनता है वहाँ पे, है ना। जैसे कैश का कॉलम बना रहे हैं तो कैश के कॉलम में कैश का नाम नहीं आता, उससे अलग जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी इनकम है जो भी है तो वो आता है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के कॉलम में कैश का नाम तो आएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल है तो टू कैपिटल में जाएगा। ठीक है, उसका हम बैलेंस लिख देंगे। उसका बैलेंस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसका टोटल कर देंगे, वो बैलेंसिंग होता है। और सिर्फ पोस्टिंग करना, सिर्फ पोस्टिंग है, जब हम बैलेंस नहीं निकालते तो सिर्फ वो पोस्टिंग है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, देखो अब सारांश और विश्लेषण। सारांश में हम क्या करते हैं, सारांश में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के 3 स्टेप होते हैं। पहला ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में क्या आते हैं हमारे, जितने भी हमारे व्यापार खाते होता है, जितने भी व्यापार से संबंधित। P&L लाभ हानि, जितने भी हमारी खर्चे हुए हैं। ठीक है, उसमें सारे खर्चे आते हैं, चाहे खर्चे हों, चाहे हानियाँ हों, चाहे लाभ हों, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, सारे खर्चे इसमें आते हैं। बैलेंस शीट में क्या होती है, हमारी संपत्तियाँ आती हैं, हमारे दायित्व आते हैं। ये क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, व्यापार की लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा।
पहचान, फिर पहचान, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहचान करते हैं ना अपने लेन देनों की। तो क्या घटना या लेन देन या मुद्रा मापन, जो मुद्रा में मापने योग्य होगा उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। जो मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, जो मनी मेजरमेंट जिसका नहीं किया जा सकता, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितना माल खरीदा हमने, है ना, कितना माल खरीदा, ठीक है, कितने रुपए का माल खरीदा, ये सब हमारे क्या है, रिकॉर्डिंग के लिए क्या हमारे ये तथ्य ही तो है ना। हम इन्हें लिख तो सकते हैं कितने रुपए का, यहाँ पर कितने रुपए का माल खरीदा हमने, 200 रुपये का, 300 रुपये का, 500 रुपये का, इस तरीके से। विश्लेषण क्या है, निष्कर्ष निकालना, जांच करना, लाभ हानि ज्ञात करना है। लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये ज्ञात करना किसका है, ये विश्लेषण का। विश्लेषण में क्या किया जाता है, एनालिसिस में क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकालना, जांच करना या लाभ या हानि ज्ञात करना। ठीक है, जैसे देखो रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, देखो बुक कीपिंग होता क्या है, तो खासकर 9th के बच्चे, बुक कीपिंग होता क्या है, बुक कीपिंग क्या है कि व्यापार में 2 पुस्तकें रखे जाते हैं। सबसे पहले ये कि डबल एंट्री सिस्टम हमें किसने लाया था, लुकास पेसियोली ने लाया था। किस सन में लाए थे, 1494 में लाए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इटली के वेनिस नगर में रहने वाले थे। ठीक है, ये बातें सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो व्यापार में 2 पुस्तकें रखी जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो अभिलेखन और एक वर्गीकरण। अभिलेखन क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होती है, जिसमें जर्नल या सब्सिडरी बुक आती है, वो क्या है, हमारी प्राथमिक पुस्तक है। फिर वर्गीकरण, द्वितीयक पुस्तक सेकंड बुक कौन सी है हमारी, जिसमें हम लेजर करते हैं, वो क्या है, हमारी सेकंड बुक है। ठीक है, देखो आगे खातों के प्रकार, अब इसमें आते हैं खातों के प्रकार के खातों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, कौन कौन से खाते होते हैं, खातों के 3 प्रकार होते हैं, एक तो हमारा पर्सनल अकाउंट, एक हमारा रियल अकाउंट, एक हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत खाते, मतलब पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पहला कौन सा हमारा व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खातों में भी 3 स्टेप आते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से, प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते, मतलब नेचर वाला है, नेचर पर्सनल अकाउंट। कृत्रिम व्यक्तियों के खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। प्रतिनिधित्व खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे कितने खाते होते हैं, खाते तो हमारे 3 होते हैं, और लेकिन व्यक्तिगत खाते के भी 3 रूप हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, प्रतिनिधि। प्राकृतिक, देखो प्राकृतिक खातों में क्या आते हैं, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, राहुल अकाउंट, सीता अकाउंट, है ना, जो नाम के होते हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, हमारे प्राकृतिक में आते हैं। प्राकृतिक में सिर्फ जो नेचर द्वारा बने हुए हैं, है ना, व्यक्ति नेचर द्वारा ही तो बना हुआ है, तो क्या ये किस में आएंगे, प्राकृतिक व्यक्ति खातों में आएंगे। ठीक है, इनों के खातों के प्रकार, इन्हें तुम जाने बगैर जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें अच्छे से समझना इसलिए। ठीक है, कृत्रिम व्यक्तियों के खाते। कृत्रिम व्यक्तियों के खाते क्या कहते हैं कि जो कृत्रिम है, ठीक है, जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, जैसे बैंक है, बैंक ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना वो सांस ले सकता, तो वो क्या है, वो कृत्रिम है। कृत्रिम संस्था है, कोई संस्था भी कृत्रिम में आएंगी। कंपनी है, दुकान के खाते हैं, ये सब क्या है हमारी, ये कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम व्यक्तियों के खाते में क्या आएंगी, फर्म, संस्था, कंपनी, दुकान। ठीक है, ये सब आएंगे हमारे, जैसे बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, सोहन एंड सन्स अकाउंट, है ना, होता है ना कि सोहन एंड ब्रदर्स के अकाउंट्स हैं, तो ये सब किस में जाते हैं, राम पार्टनर्स अकाउंट, हमारी पार्टनरशिप किस में जाएगी, सब कृत्रिम में जाएगी, सब आर्टिफिशियल अकाउंट है हमारे। ठीक है, रिप्रेजेंटिव, देखो प्रतिनिधित्व खाते, रिप्रेजेंट, है ना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, जैसे नाम है, जैसे राम ने व्यापार प्रारंभ किया, तो तुम क्या कैश अकाउंट डेबिट टू राम लिखोगे, नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखोगे। कैपिटल किसे रिप्रेजेंट कर रही है, राम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब जैसे राम ने आहरण किया, मतलब ड्राइंग किया, तो क्या वहाँ पे तुम आहरण की जगह राम का नाम लिखोगे, नहीं, वहाँ पे राम के नाम की जगह क्या आएगा, ड्राइंग आएगा। क्योंकि ड्राइंग किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, प्रीपेड मतलब पूर्वदत्त व्यय खाता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया व्यय। ठीक है, अक्रूड इनकम उपार्जित आय खाता, अनअर्न्ड इनकम अनुपार्जित आय खाता। ठीक है, देखो पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कब के थे, 2000
2012 में ही हमने 2013 का भी किराया चुका दिया है ना। 2013 में हमारे 500 रुपये बकाया थे मान लो, ठीक है। लेकिन हमने वो क्या करे, हमने वो कब 2013 के थे, 12 में हमने चुका दिए, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग हमारे 2012 के हो गए थे हमारा किराया, ठीक है। हमने 2012 का किसी पे भी हमारा कोई हमारे यहाँ रेंट पे रह रहा था, उसने हमारा क्या कहा, दिसंबर तक का किराया उसने हमें नहीं दिया। उसने कह दिया कि मैं आपको अगली साल जनवरी फरवरी में दे दूंगा, तो जनवरी फरवरी में वो देगा ना, तब तक के लिए वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। जो हमने इनकम प्राप्त, जो हमें समय से पहले प्राप्त हो जाता है प्रीपेड, और जो समय के बाद प्राप्त होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ऐसी अक्रूड इनकम और अनअक्रूड, ये भी ऐसी है अक्रूड आय, है ना, जो हमें समय से पहले आय प्राप्त हो जाती है वो अक्रूड, और जो समय के बाद प्राप्त होती है वो क्या है, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। देखो अब नियम क्या कहता है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, है ना। जो व्यक्ति पा रहा होगा उसे डेबिट करो, जो व्यक्ति दे रहा होगा वो उसमें क्रेडिट करो, है ना, ठीक है। जैसे राम को माल दिया, राम को माल दिया, तो राम कौन है, उसमें पाने वाला है ना, तो क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट, नहीं सॉरी, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, जैसे राम को भुगतान किया, राम को भुगतान किया, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम पाने वाला है, राम को भुगतान किया, तो राम कौन है, उसमें वहाँ पाने वाला है, तो पाने वाले को डेबिट करो, टू कैश कर दो, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती हो गई थी वो। वस्तु या वास्तविक खाता रियल अकाउंट में क्या आता है, कैश अकाउंट, प्लांट या मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, जितने भी हमारी फर्नीचर संपत्तियां होती हैं वो किस में आती है, हमारी रियल अकाउंट में होती है, ठीक है। अब इसका नियम क्या कहता है, जो वस्तु व्यापार में आती है, नियम क्या कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। जैसे व्यापार में आएगा संपत्ति खरीदी, ठीक है, आप ये नहीं मशीनरी खरीदी लिखोगे, है ना, तो वहाँ पर हमारे परचेज का नाम नहीं आएगा खरीदी है, तो वहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इस तरीके से नामात्र या अवास्तविक खाते, नामात्र या अवास्तविक खाते क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे जिसमें समस्त लाभ एवं हानियाँ आती हैं, और समस्त हानि कह दो या खर्च कह दो ये डेबिट होते हैं, और लाभ जो होते हैं हमारे लाभ या इनकम वो हमारी क्रेडिट होती है नामात्र के खाते में। हमारे नामात्र के खाते में सभी हमारे खर्चे आते हैं, यहाँ पे लिख लो सभी खर्चे इंक्लूड होते हैं इसमें, सभी खर्च व आय आती है। जैसे हमने कह दिया किराया, जैसे किराया चुकाया, ठीक है। और इनकम में क्या आ जाएगा, कमीशन प्राप्त किया, ओके। खर्चा क्या है हमारा, किराया चुकाया हमने, और इनकम क्या है हमारी, कमीशन प्राप्त किया, ठीक है। तो समस्त हानियाँ मतलब समस्त लॉसेस और एक्सपेंसेस तो अपने डेबिट करो, और समस्त इनकम जितनी भी तुम्हारी इनकम है, जितने भी तुम्हारे प्रॉफिट हैं वो सब क्रेडिट करो, ठीक है। अब देखो नीचे, अब क्या लिखा है, आयोजन एंड संचय में संबंध, आयोजन एंड संचय में संबंध। अब आयोजन और संचय होते क्या हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि आयोजन और संचय होते क्या क्या हैं। आयोजन और संचय देखो, जो ज्ञात होने वाली हानियों के लिए बनाया जाता है, जो ज्ञात हमें ज्ञात हैं, जो हमें ज्ञात होती हैं, है ना, ये उन हानियों के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि राम हमारे पैसे नहीं देगा, तो हमें वो ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, एक संचय बना लेंगे, पहले जितने हमने राम को पैसे दिए थे उतने ही रुपए का हम संचय बना लेंगे, ठीक है। अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा रुपया वहाँ पर जमा करते रहेंगे, वो क्या है, आयोजन, ठीक है। अब देखो संचय क्या होता है, जो लाभ की स्थिति
जो लाभ की स्थिति बनाया जाता है, जो लाभ की स्थिति में बनाया जाता है, जो अज्ञात होने वाली हानियों के लिए बनाया जाता है, उसे संचय कहते हैं। अब देखो ये अज्ञात है, यहाँ अज्ञात है और यहाँ ज्ञात है। ज्ञात हानियाँ हैं यहाँ पर ये रही, और यहाँ पर क्या है, अज्ञात हानियाँ हैं, अज्ञात होने वाली। ठीक है, अब जैसे मम्मियाँ क्या करती हैं, अक्सर पापा की पॉकेट में से थोड़े थोड़े पैसे निकालती रहती हैं, वो है ना। तो इसी तरीके के उदाहरण लिया करो ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। ठीक है, बड़े बड़े उदाहरण वो किताबी लैंग्वेज के समझ में भी नहीं आते। ठीक है, तो क्या, अज्ञात हानियाँ, मम्मियों को पता नहीं होता लेकिन वो क्या है, पापा की पॉकेट में से थोड़े थोड़े पैसे निकालती रहती हैं। ठीक है, अचानक ही क्या ज्ञात हुआ, ज्ञात नहीं होने अचानक ही किसी बच्चे के चोट लग गई, मान लो अचानक किसी बच्चे के चोट लग गई, तो उन्होंने जो सेविंग करके रखी थी वो सेविंग के पैसे कहाँ काम आ रहे हैं, अब बच्चे की चोट लगने पर काम आ रहे हैं। या कोई शादी फंक्शन पड़ गया है ना, कोई शादी है और घर में पैसे नहीं है, तो क्या करेंगी मम्मी कि चलो मेरे पास थोड़े पैसे हैं, इनसे कर लेते हैं हम। ठीक है, अज्ञात हानियाँ जो कि अज्ञात होती हैं, हमें मालूम ही नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसे लाभों पर प्रभार भी कहते हैं, इसे लाभों पर प्रभार भी कहते हैं, और लाभों पर प्रभार भी कहते हैं, और इसे लाभों का नियोजन कहते हैं। पहले से प्लानिंग कर लेना। ठीक है, लाभों का नियोजन, लाभों पर प्रभार भी कहते हैं। ज्ञात हानि की क्षतिपूर्ति हेतु बनाया जाता है और अज्ञात हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, व्यापार की लाभ व हानि दोनों स्थितियों में बनाया जाता है। व्यापार की लाभ व हानि दोनों स्थितियों में बनाया जाता है, और केवल लाभ की स्थिति में होने पर ही बनाया जाता है। जब लाभ होगा, जब अच्छी इनकम होगी तभी बनाएंगे। ठीक है, जैसे पापा की सैलरी है 80,000 रुपये और मम्मी क्या कह रही हैं, कि हमारा कितना खर्चा है, वैसे तो हमारा नॉर्मली खर्चा होता है 60,000 का, लेकिन मम्मी ने कह दिया कि नहीं भाई 70,000 का होता है, तो जो 10,000 रुपये ले रही हैं वो सैलरी से अलग ले रही हैं। ठीक है, तो केवल व्यापार लाभ की स्थिति में होने पर बनाया जाता है। ये P&L अकाउंट से चार्ज किया जाता है, मतलब P&L से काटते रहते हैं इसे, है ना। जब हम किसी के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो उन्हें काटेंगे भी तो हम, है ना, कि हमें राम के अकाउंट में 200 रुपये डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, राम के अकाउंट में 200 रुपये डालने, तो हम राम के अकाउंट में से P&L में से 200 रुपये हाँ लेस कर देंगे। ठीक है, आयोजन लगा देंगे उन पर 5% या 10% जो भी है। ठीक है, P&L अकाउंट में दर्शाया जाता है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये दर्शाया जाएगा, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और ये P&L अकाउंट में। ठीक है, आशा करती हूँ आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको समय से सारी वीडियो मिलती रहे।